सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज का जो हिंदू सेशन है, पीछे मेरे आप देख भी सकते हो। तो देखो, द हिंदू सेशन में जो न्यूज़पेपर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको ध्यान में रखना है। 3 मेजर एरियाज आते हैं। एक तो एडिटोरियल होता है, दूसरा आपका टेक्स्ट पार्ट होता है, और तीसरा आपका साइंस पार्ट आता है। साइंस पार्ट फिजिकल पेपर में नहीं आता है। जैसे अगर इधर आपको दिखे तो इधर क्या स्पेसिफिकली यू हैव अ साइंस पार्ट हियर। तो अगर जैसे ये साइंस का पार्ट आपका आ जाता है, इधर अगर आप देखोगे ना, इधर साइंस का पार्ट आता है। एंड देन वी हैव एडिटोरियल पार्ट इज़ देयर। ठीक है, ये आपका एडिटोरियल पार्ट आता है, उसका टेक्स्ट पार्ट आता है। ये 3 चीज़ें जो हैं, अभी ट्रायल मांग रहा है बट यहाँ पे ये कुछ चीज़ें ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बिकॉज न्यूज़पेपर के अंदर ये सब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, ख़ास तौर से देखा जाए तो जनरली देखा जाए तो काफ़ी रहता है कि आप किन किन एरियाज़ को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं। सो अगर देखा जाए, ख़ास तौर से इफ़ यू कैन सी हियर, तो ठीक है। सो यहाँ पे आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, द टॉपिक्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज के जो न्यूज़पेपर के, एक तो यूएस और इजराइल के जो रिलेशन है उस पर है, उसका प्रिविलेज कमेटी के ऊपर है। ये जो टॉपिक है ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। प्रिविलेज कमेटी, व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रिविलेज कमेटी, दिस टॉपिक इज रिलेटेड विथ पॉलिटी। ये पॉलिटी का टॉपिक आपका बनता है। देन नॉर्थ डकोटा मैप इन न्यूज़ में या जोग्राफी न्यूज़ है। एचबी एंड कॉन्ड्रोसाइट टॉपिक है, ये साइंस का टॉपिक है। देन सुप्रीम कोर्ट ऑन फीटस राइट, ये इथिक्स और पॉलिटी का टॉपिक आपका बनता है। एआई रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक टॉपिक ये भी है, तो साइंस के अंदर और गवर्नेंस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड, ये टॉपिक आपका पॉलिटी के अंदर वी कैन इंक्लूड इट। और न्यू गाइडलाइंस फॉर डीजीपी अपॉइंटमेंट, ये टॉपिक भी हमारा पॉलिटी के अंदर इंक्लूड होगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर आखिर में मेंस का क्वेश्चन है। तो आज का देखो, मेंस का क्वेश्चन लिखने में आपका दिमाग की बत्तियां जो हैं वो जलेंगी और ज़्यादा। ठीक है, देखो आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उन चीज़ों को फोकस ज़्यादा करें जिस पे आपको थॉट प्रोसेस डेवलप हो। बहुत ज़्यादा जब आप सोचते हो अच्छे से, आप उसको लिख पाते हो, दैट मैटर्स। और यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, मिसट्रस्ट एवरीवेयर एंड रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट नोवेयर। अब ऐसे लिखने के लिए आपको बहुत बहुत लैंग्वेज की मेच्योरिटी चाहिए। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल फाइनेंसिंग इन इंडिया। इंडिया में जो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग है उस कंटेक्स्ट में आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो 10 नंबर में लिखना है, 10 मार्क्स के अंदर जो है यू हैव टू राइट इट डाउन। अब जब भी 10 मार्क्स के आंसर हम लिखते हैं तो उसके अपने एक तरीके होते हैं, और मैंने वीडियो में भी डाल रखा है। और यहाँ पे आप सौरभ पांडे CSC ऐप की बात करें, वो डाउनलोड कर लेना। और इसमें ख़ास तौर से अभी ये जो आकलन सीरीज़ है उसके चल रहे हैं, फोर्थ डे का, 7th डे का और 9th डे की कॉपीज़ चेक हो गई हैं। और आप लोग अपने आंसर जो शेयर करते हैं रेगुलर बेसिस में, बहुत लेट शेयर ना करें, बिकॉज अगर आप आंसर लेट बहुत शेयर करेंगे तो फिर वो इवेलुएट नहीं हो पाएगा। दूसरा, एक पेज छोड़ो जिससे कि रिमार्क्स डाले जा सकें। और एक पॉइंट तो ये भी है कि जैसे सौरभ पांडे CSC ऐप के अंदर आप आकलन सीरीज ज्वाइन करते हैं तो रेगुलर बेसिस में तो लिखना है ही। अब उसमें पूरा का पूरा आपको मॉडल आंसर लिख के नहीं दे सकता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। जो मेजर कुछ फ्लॉज होते हैं उसको हाईलाइट करना, मान लो लैंग्वेज में इशू है और लाइन स्पेसिंग में दिक्कत है कुछ ऐसे, तो उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कंटेंट वीडियो के माध्यम से, जैसे 3-4 क्वेश्चंस लेके वीडियो के माध्यम से कंटेंट हम क्या और लिख सकते हैं वो आई हाईलाइट। जनरली जो भी कंटेंट में कमी होती है दैट आई हाईलाइट।
तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। आप लिखते जाओगे अपने आप चीज़ें इंप्रूव होंगी, ये बहुत मैटर करता है। लेट्स और ये जो है करंट अफेयर्स के जो एडवांस करंट अफेयर्स की जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है उसका तीसरा टेस्ट इस संडे को है। तो प्लीज़ इसको मिस ना करें। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लें। फिर ये इसका प्राइस भी इट में इंक्रीज, इसका प्राइस जल्द से जल्द आकलन सीरीज़ का आई विल इंक्रीज बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स हैं चाहिए वो सब ऑलमोस्ट आ गए हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक इश्यूज़ भी आ जाते हैं कॉपी चेक करने में। तो है ना, तो अभी अगर आप प्लान करो तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द यूएस इजराइल रिलेशन। ये टॉपिक आपका इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। आईआर के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, दैट इज़ यूएस इजराइल रिलेशन। और ख़ास तौर से अभी जैसे ये टॉपिक्स हमें पढ़ने भी इसलिए पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट देशों में जो डेवलपमेंट हो रहा है। तो पहले तो आपको ये इस एरिया का जो मैपिंग है वो देख लेनी है। तो जैसे यू हैव टू बी अवेयर ऑफ, खास तौर से जैसे मान लो ये इज़राइल है, इज़राइल ये आपका लोकेटेड है, इज़राइल है, और यहाँ पे वेस्ट बैंक नाम की रिवर बहती है, सॉरी जॉर्डन नाम की रिवर बहती है, उसके किनारे आपका वेस्ट बैंक है, ये गाज़ा एरिया है, ये मेडिटेरेनियन सी रीजन है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। कौन सी कंट्री सराउंड करती हैं याद रखना है। ये गोलान हाइट याद रखना है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहती है। ये लेबनन है। अब इसमें जनरली जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में प्रश्न आ जाते हैं, कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। जैसे एक बार ये पूछा था कि कौन से इनमें से देश है जो कि लैंड लॉक्ड नहीं है, तो जैसे ये लेबनान उसका आंसर था। इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। कई बार आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा देश है जो इजराइल को सराउंड नहीं करता है, और उसमें इराक भी ऑप्शन होगा, सऊदी अरेबिया भी ऑप्शन होगा। आप इन दोनों में से मार्क कर दोगे। तो ऐसा नहीं है, जो कंट्री सराउंड करती हैं उनका हमें पता होना चाहिए। सिनाई पेनिनसुला इधर लोकेटेड है, उसके बारे में भी वी नीड टू बी अवेयर ऑफ। सो लेट्स स्टार्ट, क्या क्या पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ द यूएस इजराइल टाइज। खास तौर से देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि इजराइल देश के रूप में कब आया, वो आपका 1948 के अंदर आया, और इस चीज़ को सपोर्ट भी किया गया था। अब इसके पीछे एक बहुत ही हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, तो वो तो कभी और डिस्कस करेंगे। इस पर एक मेरा वीडियो भी है इसके कंटेक्स्ट में। लेकिन यूएस ने सपोर्ट किया था जब आपका इजराइल बना था, और इजराइल को एक तरीके से यूएन के द्वारा रिकॉग्निशन भी मिला था। मार्च 3 1919 में बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था। और ये जो बाल्फोर डिक्लेरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये बाल्फोर डिक्लेरेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कहा था कि दे विल क्रिएट अ जूइश होमलैंड, मतलब जो जूस हैं उनके लिए फिलिस्तीन के अंदर एक देश का गठन किया जाएगा, एक जो देश है दैट विल बी देयर। ये चीज़ जो है आपकी हाईलाइट की गई थी इन बाल्फोर डिक्लेरेशन में चीज़ बोली गई थी। यूएस पहला देश था जिसने इजराइल को 1948 के अंदर रिकॉग्नाइज भी आपका किया था। विद इन 11 मिनट आप कह सकते हैं कि जो भी प्रोसेस है पूरा हुआ, और फिर उसका रिकॉग्निशन मिल गया था बाय द यूएस। 1967 के अंदर ये एक वॉर हुई थी जिसका नाम था 6 डे वॉर, और इसमें काफ़ी सारे जो देश हैं, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, इन्होंने एक साथ इजराइल पे हमला कर दिया था, और विद इन 6 डेज के अंदर ये आपके हार भी गए थे। और इसमें जो सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया गया था यूएस के द्वारा भी जूस को प्रोवाइड किया गया था, मतलब इजराइल जो देश है उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड किया था। यूएस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एक चीज़ जो ये भी मन में आया यूएस के अंदर कि उसे एक प्रकार से डिफीट फेस करनी पड़ी है वियतनाम के अंदर। लेकिन इजराइल ने अभी फ़िलहाल के लिए अगर देखो तो इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने अकेले ही उस रीजन के अंदर अगर आप देखो तो इजराइल ने बेसिकली अकेले ही बहुत ही लिमिटेड सपोर्ट से उसने इन बड़े देशों को हरा दिया, जो अरब देश हैं वहाँ पे हरा दिया। तो इससे एक और भी आप कह सकते हैं कि क्लोजनेस भी इन दोनों के बीच में बढ़ी, क्योंकि जो वो टाइम था उसमें कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई थी। कोल्ड वॉर की जो स्थिति थी, मतलब एक पावर यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था, और ये जो देश थे जिनको इजराइल ने हराया था वो एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव थे सोवियत यूनियन के। तो ये चीज़ भी क्लोज में आया कि उसके जो दुश्मन है उसको इजराइल ने हराया विदाउट द सपोर्ट ऑफ और वेरी लेस सपोर्ट ऑफ यूएस। तो ये भी चीज़ें इनको क्लोज जो है लेकर आए। करंट स्टेटस की अगर बात करें तो इजराइल की बात करें अगर, तो यहाँ पे यूएस आर्थिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है खास तौर से इजराइल को। और इजराइल बेसिकली अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी है, इट्स एन अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर, लेकिन इसे किसी प्रकार की स्क्रूटनी फेस नहीं की गई। स्क्रूटनी तो देखो, जब बड़े देश आपके पीछे पड़ जाएंगे तभी आपको स्क्रूटनी और ये सब फेस करनी पड़ेगी। बड़े देश जो है आपके पीछे पड़ गए तो फिर जैसे यूएस है, अब यूएस चाहे कि ठीक है इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की स्क्रूटनी होनी चाहिए तो फिर करानी पड़ सकती है बिकॉज ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिवनेस विच इज़ देयर इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बट अभी
इसराइल की अगर बात करें तो इसराइल ने ना तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर रखी है, और साथ में कहीं भी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसराइल का, उसको बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी भी फेस नहीं करनी पड़ती है। इसराइल की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एड है वो प्रोवाइड होता है, लाइक 158 बिलियन इतना एड इज़ प्रोवाइडेड टू इसराइल बाय अमेरिका। ये प्रोवाइड किया, इसराइल गेट्स अबाउट $3.8 बिलियन मिलिट्री एड प्रोवाइड किया जाता है यूएस के द्वारा, जो कि 16% इसराइल का टोटल मिलिट्री बजट है। दूसरा ये भी है कि इसराइल जो है लार्जेस्ट यूएस जो है इसराइल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, ये भी याद रखना है। इसराइल और यूएस दोनों डिफेंस लेवल पे इनकी पार्टनरशिप है काफ़ी ज़्यादा, और रिसर्च डेवलपमेंट और नई नई टेक्नोलॉजी भी साथ में ये लोग डेवलप करते हैं। उसके बाद 1973 के अंदर यॉम किपुर वॉर आपकी हुई थी, उसके बाद से यूएस ने काफ़ी अधिक जो मिलिट्री सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड किया है इसराइल को, यूएस की अगर बात किया जाए। फिर जो फर्स्ट इंतिफादा थी, और इसके बाद ही आप कह सकते हैं कि हमस तो काफ़ी ज़्यादा विजिबल भी हुआ था, और उसके बाद ओस्लो अकॉर्ड भी आया था जिसमें 2 स्टेट थ्योरी भी आई, और उसमें कहा गया कुछ रीज़न फ़लस्तीन को मिले, कुछ रीज़न इसराइल को मिले। तो ये इंतिफादा फर्स्ट के बाद ये देखने को आपका मिला था। तो यहाँ पे भी यहाँ पे यूएस ने सपोर्ट भी किया था ओस्लो प्रोसेस को, एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स रिलेशनशिप विद द इसराइल। यहाँ पे ये भी है कि इसराइल राइट टू डिफेंड, इस आइडिया को भी सपोर्ट जो है यूएस के द्वारा किया जाता है। तो जो भी इंटरेस्ट है इसराइल का, उस इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं यूएस के द्वारा प्रॉपर जो सपोर्ट है दैट इज देयर, दैट इज प्रोवाइडेड। सो व्हाई डज द यूएस ऑलवेज बैक इसराइल? एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि आखिर यूएस हमेशा इसराइल को क्यों इतना अधिक सपोर्ट करता? अभी तो हमने ये देखा कि किन किन एरियाज़ में वो सपोर्ट आपका कर रहा है। तो इसके लिए एक चीज़ जो हाईलाइट की गई है वो है कि ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, अब यहाँ पे कहा गया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ जो हाईलाइट की गई, जैसे है ना, एक चीज़ जो आपकी हाईलाइट की गई कि जो ये इलाका है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट द अरब वर्ल्ड, सपोज़ ये आपका अरब वर्ल्ड है। अब इस अरब वर्ल्ड में इसराइल क्या है? इस अरब वर्ल्ड में जो इसराइल है वो एक प्रकार से इन कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेटिव, और तो कोई देश इनके साथ नहीं होगा, सारे इस्लामिक देश ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे इसराइल एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है जो अगर पावरफुल होगा तो अरब वर्ल्ड के अंदर, अब अरब वर्ल्ड में भी अगर आप देखो तो अरब वर्ल्ड के अंदर कई ऐसे देश हैं और बहुत सारे देश हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये रिसोर्स रिच रीजन है। एक तो रिसोर्स रिच है, दूसरा एक बड़ा एक अच्छी चीज़ इसके अंदर है कि इट इज़ अ रिसोर्स रिच ऑल्सो, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ ऑल्सो, ये चीज़ भी आपकी हाईलाइट की जाती है, रिसोर्स रिच के अलावा भी कहा जाता है कि ये पूरे रीजन का स्ट्रेटजिक लोकेशन बहुत है। स्ट्रेटजिक जो लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहा जाता है कि 21वीं जो सदी है, जो 21st सेंचुरी है, वो 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी है, और ये जो एशियन सेंचुरी है बेसिकली 21st सेंचुरी, इसमें वेस्ट एशिया का भी एक बड़ा रोल हो सकता है। यहाँ पे अगर किसी को कंट्रोल करना है, ख़ास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज़ को लगता है कि अगर ये 21वीं सदी एशियन सेंचुरी ना हो तो वेस्ट एशिया में अपना प्रेजेंस बना के रखना है। तो इसराइल के माध्यम से जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो अपना प्रेजेंस एशिया के अंदर और अरब वर्ल्ड के अंदर डोमिनेंस रख सकते हैं। तो ये एक बड़ा, एक आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस वजह से हमेशा से यूएस चाहेगा कि जो जूज़ हैं, या आप कह सकते हैं जो इसराइल है, उसके साथ अपने रिलेशंस बना के रखा जाए। और ये सेम चीज़ इन्होंने जो सोवियत यूनियन के साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस समय भी ये सेम सा एक रीज़न है जिसके माध्यम से यूएस ने अपनी क्लोजनेस इसराइल के साथ काफ़ी अधिक इंक्रीज़ आपका किया। जो प्रेजेंस है वेस्ट एशिया के अंदर उसको एक प्रकार से प्रेजेंस है वेस्ट एशिया के अंदर उसको इंश्योर करना। अब स्ट्रेटजिक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्लोज पार्टनरशिप और अलायंस लाइक अमेरिका रिलेशनशिप विद जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी, अमेरिका पब्लिक ओपिनियन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पावरफुल इसराइल, लॉबी इन यूएस, ये सारे फैक्टर्स हैं। जूज़ हैं उनका काफ़ी अधिक प्रेजेंस भी। और एक चीज़ और भी याद रखना कि यूएस के डेवलपमेंट में जूस का बहुत बड़ा रोल है। बड़े बड़े लोग जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन और ऐसे बहुत सारे, अगर आप देखो ना, आप खुद देखो कि अराउंड 200 एंड समथिंग 212 और कुछ ऐसे इतने नोबेल प्राइज़ मिले हैं जूस कम्युनिटी को। और जब जो प्रॉब्लम्स जो उसको फेस करनी पड़ी, जो डिस्क्रिमिनेशन, हॉलोकॉस्ट जैसी चीज़ें फेस करनी पड़ी, तो उस समय भी यूएस ने बहुत सारे जो ऐसे, जैसे ओपनहाइमर, वो भी जूस ही थे, ठीक है, जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब और ये सब बनाया था, इसके ऊपर मूवी भी आई थी। तो ये सब चीज़ें हाईलाइट कर रही हैं कि
एक जो टैलेंट है इनका उसका इस्तेमाल यूएस ने काफ़ी किया है। और यूएस की पॉलिसी भी है, यूएस के जो लोग हैं ना, आप खुद उनके जो वहाँ के हैं यूथ की बात करो तो वो मान लो इतने टैलेंटेड नहीं, बट जो अलग अलग जगहों से जो बेस्ट माइंड्स हैं वो आके यूएस में सेटल हो जाते हैं और वो उस देश को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर, मतलब ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देना जिससे कि ये लोग बड़े बड़े लोग आएँ और यूएस के अंदर कार्य करें, यूएस जो देश है उसको आगे लेकर जाएँ। अभी भी यही स्थिति है। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि फैक्टर बन गया। ऑल्दो अलग अलग सबका ओरिजिन हो सकता है, कोई जूस है, कोई इंडियन कम्युनिटी से हो सकता है या कोई जापानीज़ हो सकता है, लेकिन यूएस के डेवलपमेंट के लिए सब कार्य कर रहे हैं और यूएस ने इस पॉलिसी को बहुत सीरियसली लिया है, कार्य करना, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना। फिर जूस की लॉबीज़ भी पॉलिटिकल लेवल पे बहुत अच्छी खासी है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल है और एक रिलेशन यूएस मेंटेन करके रखना चाहता है विद द जूज ऑल्सो एंड इसराइल ऑल्सो। सो जैसे वो जापान, साउथ कोरिया और इनके साथ। नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉलिटी का टॉपिक देख लो, राज्यसभा प्रिविलेज पैनल रिव्यू प्लीज अगेंस्ट मेंबर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे प्रिविलेज के ऊपर। प्रिविलेज कमेटी और उसके बाद एथिक्स कमेटी, इस पे बहुत पॉसिबिलिटी है प्रीलिम्स में प्रश्न आने के, तो थोड़ा सा आपको सीरियसली देखना चाहिए इसको। हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कस भी इसमें कर लिए हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझनी है या जो थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऐसे टॉपिक जो पॉलिटी के होते हैं उन पे जो भी हम लोग डिस्कशन करते हैं तो उसको पॉलिटी सेक्शन में आप नोट करें। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जो आप आंसर अपने सेंड करते हैं आकलन सीरीज़ के अंदर, अगर आप बहुत लेट आंसर सेंड करेंगे, सपोज करो अभी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इसके आंसर चेक हो गए हैं, डे 7 के चेक हो चुके हैं, डे 9 के आधे चेक हो चुके हैं। अब आप अभी जो है ज्वाइन करते हो और डे 1 के आंसर सेंड कर रहे हो, जिस दिन आप ज्वाइन करो उसी दिन के बाद से तुरंत विदिन 24 आवर्स अपने आंसर को पोस्ट करना है। आप डिले करके आंसर पोस्ट करोगे तो फिर इवेल्युएट नहीं होंगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि रेगुलर लिखना है, लिखते लिखते चीज़ें अपने आप इम्प्रूवमेंट होती चली जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लिख रहे हो तो मैं उसमें आपको फिर से खुद से भी आंसर लिख कर दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आंसर जो आप लिख रहे हैं तो उसमें अगर जैसे लैंग्वेज की कमी है, स्पेसिंग है और कंटेंट की इम्प्रूवमेंट है, वो सारे मैं फीडबैक आपको देता हूँ। और एक पेज आप छोड़ के रखा करो जिसमें मैं फीडबैक लिख सकूँ, वो लिखने की जगह ही नहीं आप छोड़ते हो। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। तो सौरभ पांडे CSC ऐप डाउनलोड करके जब आप आकलन सीरीज ज्वाइन करते हैं तो जब आप आंसर अपना पोस्ट करते हो इन बातों को ध्यान में रखना, ये ध्यान रखना। और चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें और सेशन को जरूर से लाइक करें। सो प्रिविलेज कमेटी टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। तो हर हाउस के अंदर इसमें क्या हाईलाइट किया गया, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और उसकी जो कमेटी है कलेक्टिवली एंड मेंबर ऑफ ईच हाउस इंडिविजुअली एंजॉय सर्टेन राइट्स। देखो इसमें सिंपल सी बात क्या कही गई है कि देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज प्रिविलेज, पहले भी हमने इस पर चर्चा कर रखी है। अब ये प्रिविलेज क्या है, देयर आर सर्टेन प्रिविलेजेस जो कि MPs को मिलता है एज ए इंडिविजुअल, और हाउस या पार्लियामेंट है एज अ होल उसके सर्टेन प्रिविलेजेस होते हैं। अगर किसी भी तरीके से प्रिविलेज ब्रीच हो, चाहे वो इंडिविजुअल का हो या हाउस का हो, तो वो फिर प्रिविलेज कमेटी के अंदर वो मैटर आपका जाता है। सो यहाँ पे क्या है कि एम क्या है इसका, जो सर्टेन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं कि जैसे फ्रीडम है इंडिविजुअल का, फ्रीडम, अथॉरिटी है पार्लियामेंट की, डिग्निटी है पार्लियामेंट की, उसको मेंटेन करके रखना, ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। अब सर्टेन जो प्रिविलेजेस हैं दे आर एंजॉयड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स बिकॉज विदाउट आप कह सकते हैं विदाउट द मेंबर, अगर मान लो मेंबर ही सर्टेन प्रिविलेजेस एंजॉय ना करें, सर्टेन चीज़ें जैसे उनके पास उनके राइट है कि दे हैव द फ्रीडम टू स्पीक, कुछ भी वो बोल सकते हैं हाउस के अंदर। कुछ कंडीशंस हैं, है ना, जैसे मान लो कि कोर्ट के ऊपर, अगर कोर्ट के ऊपर डिस्कशन नहीं है तो स्पेसिफिकली दे कैन नॉट कोर्ट और दे कैन नॉट से मच ऑन कोर्ट, जो हायर कोर्ट्स हैं उनको, उन पर ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हाउस को रन करने के लिए वी नीड सर्टेन इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, जो MPs हैं उनको सर्टेन इंडिविजुअल प्रिविलेजेस जो है आपका रहना चाहिए। तो यहाँ पे सो ईच हाउस कलेक्टिवली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स मेंबर एंड ओन अथॉरिटी एंड डिग्निटी। तो ये वर्ड आप याद रखो कि अपनी खुद की अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए और अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर आर सर्टेन डिफाइंड प्रिविलेजेस जिसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है और जिनकी ज़रूरत भी जो है वो है। अब जो अवेलेबल हैं, लाइक दे आर अवेलेबल टू द इंडिविजुअल मेंबर ऑल्सो एज दे आर नेसेसरी फॉर द हाउस टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। बिना किसी रुकावट के हाउस भी, लोकसभा है या जो दूसरा हाउस है, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके और मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर सके। तो इसलिए प्रिविलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इस कमेटी के अंदर 15 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द स्पीकर। जो इट्स फंक्शन क्या है, हर एक क्वेश्चन
involving breach of privilege of the House or the member of any committee thereof referred to it by the House or by the Speaker. It determined with the reference to the fact each cases where the breach of privilege is involved and make suitable recommendations. तो सिंपल सी बात है, इस पर अभी हमने कल भी चर्चा की थी, उससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि इसमें साफ साफ इस बात को हाईलाइट किया गया है कि जो भी चीज़ें प्रिविलेज कमेटी के पास जाएंगी, अगर इंडिविजुअल का प्रिविलेज या हाउस का प्रिविलेज उसका ब्रीच होता है, उस बेसिस में जो भी रिकमेंडेशंस है, रिपोर्ट्स हैं, वो सबमिट की जाती है और उसके बाद फिर एक्शन जो है वो आपका लिया जाता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ द डायनो किलिंग एस्टेरॉइड किक्ड अप माउंटेन्स ऑफ द डस्ट. ये एक टॉपिक है. अब ये टॉपिक आपको नोट कर लेना है, लाइक जैसे आप ज्योग्राफी के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर इसको नोट कर सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस दिस पार्ट. सो एस्टेरॉइड्स के कंटेक्स्ट में इसमें कुछ एक पॉइंट से पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे किस तरीके से डायनासोर्स जो हैं वो नहीं रहे, वो मरे, तो उसके कुछ पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं. सो बिफोर दैट लेट्स डिस्कस फ्यू पॉइंट्स. सपोज करो कि ये जो है ये आपका एटमॉस्फेरिक एक लेयर है, ठीक है, ये एक एटमॉस्फेरिक लेयर है. और अगर देखा जाए तो क्या है कि सपोज़ कि बहुत सारे छोटे छोटे जो आपके पार्टिकल्स हैं, ये ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. अब इन्हें आप कुछ भी कह सकते हो, मान लो डस्ट पार्टिकल बोल दो, डस्ट पार्टिकल्स यू कैन कॉल इट. आप इसको एरोसोल्स बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एज एरोसोल्स शब्द इस्तेमाल कर सकते हो. अब जनरली होता क्या है कि जब भी सूरज की रोशनी, अगर ये लेयर बना हुआ है तो सूरज की रोशनी क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी, इट विल रिफ्लेक्ट. ये क्या होगी, इट विल रिफ्लेक्ट. इस तरीके से सूरज की रोशनी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी. और होगा क्या कि बिकॉज सनलाइट विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं, अगर ऊपरी लेयर में ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो नहीं है, तो इसमें देर इज़ टू पॉसिबिलिटी. पहला कि जो हीट है दैट हीट माइट बी ट्रैप्ड, जो हीट है, हीट यहाँ पे ट्रैप हो सकती है जो अवेलेबल है, प्लस सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी व्हाट वी कॉल इट एज अ ग्लोबल कूलिंग की स्थिति बन जाएगी बिकॉज ऑफ द क्योंकि सूरज की रोशनी एंटर नहीं कर रही है. दूसरा, रेनफॉल पैटर्न दैट विल बी अफेक्टेड. ये सारी चीज़ें हैं. रेनफॉल जो पैटर्न है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड अगर देखा जाए जब ऐसी स्थिति बनती है. तो स्टडी क्या कहती है, स्टडी कहती है कि बहुत समय पहले एक बड़ा एस्टेरॉइड जो है मैक्सिको के युकांतन पेनिनसुला को हिट किया था 66 मिलियन साल पहले, और इससे एक बड़ी कैलामिटी हुई थी जिसकी वजह से बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो गई थी इंक्लूडिंग द डायनासोर्स. ये चीज़ कही गई. अब इसमें जब हिट किया एस्टेरॉइड ने, आग लग गई, बड़ा अर्थक्वेक आया, ये सब शॉक वेव्स एयर में हुई और बहुत समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आई. इससे बहुत सारे जो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे वी कैन से कि जो स्पीसीज़ है उनकी लाइफ का भी काफ़ी अधिक आपका लॉस हुआ. अब देखो एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि इसमें एक प्रश्न ये बन सकता है कि सपोज़ करो कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी अगर अर्थ को हिट करती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये चीज़ आपको मतलब पूछा जा सकता है. तो ये थोड़े पॉइंट्स याद रखना. इसमें आप इसका एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी अगर अर्थ को हिट करे तो उसका क्या इम्पैक्ट आपका हो सकता है. ये पॉइंट आप ध्यान रखना. अब यहाँ पे कहा गया कि बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट, एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट हुआ तो इससे बहुत बड़ा जो डेब्रिस है, आप कह सकते हैं क्लाउड ऑफ डेब्रिस, मतलब क्योंकि इतना बड़ा चीज़ हिट हुआ और जैसे मान लो कहीं बम गिरे तो एकदम से मिट्टी ऊपर उछलती है, ऐसे इतना बड़ा एस्टेरॉइड हिट करेगा तो पूरा का पूरा जो रीजन है पूरा मिट्टी से ऊपर आसमान भर जाएगा और उसमें सूरज की रोशनी नहीं आएगी, हीट ट्रैप आपकी होगी, टेम्परेचर जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा, ये इंक्रीज़ होगा, ये सारी चीज़ें हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारी जो स्पीसीज़ है उनकी डेथ हुई इंक्लूडिंग द डायनासोर. ये स्टडी आपकी कहती है, ठीक है, ये रिसेंट स्टडी है. अब इसमें देखो एक प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडी अर्थ को हिट करे तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये एक प्रश्न आपके लिए बन सकता है. तो ये पॉइंट आप कोट कर सकते हैं, ज्योग्राफी के अंदर ये पूछा जा सकता है. अब इसमें एक जगह न्यूज़ में है दैट इज़ नॉर्थ डकोटा. नॉर्थ डकोटा एक बेसिकली कहाँ लोकेटेड है, यूएस के अंदर, क्योंकि रिसर्च वहीं से रिलेटेड है तो हमें ध्यान में रखना है कि इसमें एक प्रीलिम्स का मैपिंग का प्रश्न बन सकता है कि नॉर्थ डकोटा कहाँ आपका लोकेटेड है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. साइंस का टॉपिक है हीमोग्लोबिन इजंट यूज्ड ओनली इन ब्लड, साइंटिस्ट डिस्कवर. ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है इजंट यूज्ड ओनली इन ब्लड, साइंटिस्ट ने ये चीज़ डिस्कवर आपकी की है. तो ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज़ बेसिकली रिलेटेड एंड लिंक्ड विद द साइंस पार्ट. ठीक है,
दिस इज़ रिलेटेड एंड लिंक्ड विद द साइंस पार्ट से रिलेटेड है। तो एक चीज़ आप याद रखो, यहाँ पे एक टर्म आप ये अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे एक टर्म मेंशन है कार्टिलेज, ये ध्यान में रखना। जैसे ये हड्डी है, ये हड्डी और बीच में ये कार्टिलेज होता है, और ये ऊपर जो मसल्स टाइप हल्का सा रहता है उसे लिगामेंट बोलते हैं। तो एक तो लिगामेंट है और दूसरा आपका कार्टिलेज है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखो। देखो ये लिगामेंट है और ये आपका कार्टिलेज है। तो जैसे ये आपकी बोन है, ये बोन है, और ये बीच में अगर आप देखोगे ये कार्टिलेज है। अब देखो यहाँ पे क्या है, स्टडी क्या कहती है वो थोड़ा सा देखते हैं। हीमोग्लोबिन जनरली हमारा कहाँ मिलता है, आरबीसीज के अंदर है और ब्लड को रेड करने में इसका एक रोल है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये कॉमन चीज़ है जो हम लोग बचपन से पढ़ भी रहे हैं। अब स्टडी एक और हाईलाइट कर रही है, लेटेस्ट जो स्टडी है वो कहती है कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या हैं, ये सेल्स हैं जो कि कार्टिलेज को बनाते हैं। कार्टिलेज मैंने आपको बताया, ये जो मैप ये दिखाई है कार्टिलेज है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स बेसिकली जो सेल्स जो कि कार्टिलेज को बनाते हैं। तो कार्टिलेज को बनाने में कॉन्ड्रोसाइट्स का रोल होता है, एंड दो बोन्स को कनेक्ट करने में कार्टिलेज का आपका रोल होता है। इसको बनाने के लिए जो सेल्स हैं वो उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। अब इसमें कहा गया कि दीज सेल्स दैट मेक कार्टिलेज द कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो मेक्स हीमोग्लोबिन एंड सीम्स टू डिपेंड ऑन इट्स फॉर देयर सर्वाइवल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च है। कहा गया कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बेसिकली ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है ये भी बनाते हैं, और उनके सर्वाइवर के लिए भी जो ये हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। तो ये लेटेस्ट रिसर्च है कि कॉन्ड्रोसाइट सेल्स का क्या मतलब हीमोग्लोबिन के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स भी हीमोग्लोबिन बनाएंगे और उनके सर्वाइवल के लिए भी ये आपका ज़रूरी है। ये स्टडी जो है वो आपकी हाईलाइट करती है। सो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स खास तौर से जैसे उनका रोल वही है कि ऑक्सीजन को लेकर आना, और ये जो आपके कार्टिलेज इसके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्टिंग अ वुमेन फ्रीडम टू रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। वुमेन रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए हैं। एक तो सबसे बड़ा इशू मतलब न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है, और कुछ मत सोचना, मतलब इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पे क्योंकि नोबेल प्राइज़ भी बड़ा फैक्टर और अलग अलग डायमेंशंस भी थोड़ा हमें अवेयरनेस होना चाहिए। प्रश्न बिल्कुल इसमें फ्रेम होता भी है। काफ़ी फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का रहता है, चाहे ऐसे टॉपिक देखो या फिर जीएस पेपर 1 में प्रश्न बिल्कुल इस एरिया से बनते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें इन्होंने अपने ओपिनियंस को दिए, हम इतना ओपिनियन लेकर नहीं चलेंगे। उसमें कोर्ट के जजमेंट को भी बहुत गलत बोला, ये गलत है वो गलत है। तो अब मैंने आपको बताया हमेशा ये कंटेंट आपको फिल्टर करना है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना है ना, हमेशा ये ध्यान में रखना है। कोर्ट्स के द्वारा जो बातें बोली जाती हैं उसको आपको रेस्पेक्ट शो करना है। मतलब अभी हम उस फील्ड में नहीं है कि हम जाके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हों। हाँ, कुछ आर्गूमेंट्स हम कैरी कर सकते हैं जब हम क्रिटिकल एनालाइज करते हैं। तो 2-3 आर्गूमेंट्स हैं जो थोड़ा बैलेंस्ड हो, उनको लेकर चलना है जब हम आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक आप लोग वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ के अंदर नोट कर सकते हो, है ना। तो मेंस का भी प्रश्न मैंने आपको आकलन सीरीज़ के अंदर इस चीज़ को दे भी रखा है। अगेन बिफोर आई स्टार्ट, आपकी जिम्मेदारी है कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, एटलीस्ट लाइक बटन प्रेस करें, और वॉइस सही है, पिक्चर सही है, कंटेंट आपको दिख रहा है कि नहीं, इस पर थोड़ा सा ज़रूर से बताएं। मैं आपको दिख रहा हूँ कि नहीं, इस फॉर्मेट में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हैं। सो अक्टूबर 16 को ये केस है, दैट इज़ एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन की है परमिशन टू अ वुमेन जिन्होंने कहा कि 26 वीक की लॉन्ग प्रेगनेंसी थी, उसमें एबॉर्शन की बात हो रही थी, तो उस चीज़ को डिक्लाइन आपका किया गया है। एंड ये कहा गया कि दैट वुमेन केस फेल आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1970। एमटीपी जो एक्ट है उसके बाहर है ये। इस पर हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है, ऑलरेडी आर्टिकल इस पर आया है। तो एक तो इसको आप कोट कर सकते हो कि ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को बोला है। अब इसमें क्या है कि कोर्ट ने क्या कहा कि जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो लॉ है एमटीपी वाला, उसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 24 वीक्स ओनली इन केस, मतलब 24 वीक, क्योंकि 26 ऑलरेडी हो चुका है, तो 24 वीक के बाद जो प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट तभी किया जा सकता है जहाँ पे फीटस में, जो अंदर फीटस है या अंदर जो बेबी है उसमें बहुत कोई बड़ी एबनॉर्मेलिटी हो, और या फिर वुमेन की लाइफ अंडर थ्रेट हो। ये 2 कंडीशंस है। तो उस केस में शायद ये चीज़ नहीं थी, तो कोर्ट ने जो है डिनाई कर दिया। और डॉक्टर वुड हैव टू टर्मिनेट अ वाइबल फीटस। कोर्ट ने इस चीज़ को कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली टू एक्सरसाइज इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। मतलब इसमें जैसे आई थिंक आर्टिकल 142 है जिसके तहत कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट को जजमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस बात को कहा गया कि कोर्ट ने अपना इस पावर को यूज़ नहीं किया और साफ साफ इस चीज़ को कहा कि लॉ के में 24 वीक्स की ही बात है।
अगर 24 वीक्स के बियॉन्ड टर्मिनेशन है तो उसमें दो कंडीशंस हैं, एक तो एबनॉर्मेलिटी कोई बड़ी हो बच्चे में, और एक है आपका जो वुमेन लाइफ है वो थ्रेट में हो, तभी किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। इंडियन लॉ ये कहता है। अब इसमें इश्यूज आ जाते हैं कि हमारे रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं और ये सब है। अब इसमें देखो सामाजिक इथिकल पार्ट भी आ जाता है, लॉ क्या कहता है वो भी आ जाता है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल को नहीं कंसिडर कर सकते, हमें सोसाइटी एज अ होल रन करना है, देश और सोसाइटी एज अ होल को रन करना है। तो उस केस में हमें देखना है, उस कंटेक्स्ट में हमें देखना है। सो जजमेंट जो है साफ साफ जो है दैट उसमें एक टर्म भी मेंशन है दैट द फीटस हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब यहाँ पे देखो डिबेट इसी चीज़ पे चलेगी। जो बच्चा है जो कि 26 वीक की है, उसकी अभी लाइफ है, बट अभी वो इस दुनिया में नहीं आया, तो किसका राइट इंपॉर्टेंट है? फीटस का राइट इंपॉर्टेंट है या वुमेन का राइट इंपॉर्टेंट है? लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देयर आर सर्टन राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू द वुमेन। 24 वीक्स तक आपका मतलब जैसे प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने का ऑप्शन रहता है, लेकिन उसके बियॉन्ड आपके काफ़ी सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं। बट जो फीटस है उसको अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइड कर दें, वेदर इट विल डाइल्यूट द वुमेन राइट एज वेल। तो ये डिबेट है, इसमें हम एक्स और वाई जो है नहीं कह सकते कि एक्स सही है वाई सही है, इसमें केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं। सो आर्टिकल 14 एंड 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन एंड लाइफ, ये आपका है पर्सन पे ये राइट्स मतलब इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है, और ये इंडिविजुअल पे है। कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट अवॉर्ड पर्सनहुड टू द फीटस। मतलब जैसे देखो आर्गूमेंट, देखो ये आर्गूमेंट मैंने पिक किया है जो आप यूज़ कर सकते हो। इवन इफ़ यू आर राइटिंग सर्टेन क्रिटिकल एस्पेक्ट अबाउट इट, यू कैन से कि देखो आर्टिकल 14 और 21 ये जैसे राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ, ये राइट किसको दिया गया है? पर्सन को, और संविधान फीटस को पर्सनहुड प्रोवाइड नहीं करता, तो इसलिए हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दे सकते। अब ये बहुत ही लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिफिकेशन वाली बात है, लेकिन मतलब इसमें बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही सामाजिक लेवल पे वैल्यू सिस्टम पे निर्भर करता है कि हम क्या डिसीजन मेकिंग इस पर करते हैं। लेकिन जैसे अब कोई फीटस है 26 वीक का है और है ना नॉर्मल है, वो दुनिया में आएगा, तो अब उसको रोक देना या फिर उसमें वुमेन के भी सर्टन राइट्स होते हैं, तो ये एक डिबेटिंग इशू है जिसमें समाज, इथिकल एस्पेक्ट और लॉ क्या कहता है, तीनों चीज़ को देखना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं एआई एंड इशू ऑफ ह्यूमन सेंट्रिसिटी इन कॉपीराइट लॉ। ये एक टॉपिक अच्छा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये पॉलिटी के अंदर आप नोट कर सकते हो। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन सेंट्रिसिटी या क्या क्या चैलेंजेस है उस कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस के कंटेक्स्ट में ये बात है कि यूएस ने अभी उस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से सेफ, सिक्योर, ट्रस्टवर्दी एआई, इससे रिलेटेड एक आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन टाइप सामने लेकर आए हैं। एंड इससे जो ग्लोबल लीडर्स टुवर्ड्स एआई रेगुलेशन, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज के समय में बहुत इस्तेमाल हो रहा है, थंबनेल से लेके वीडियो बनाने से लेके हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जा रहा है। अब इसको रेगुलेट करना जरूरी है। अब यूएस के द्वारा अगर कोई कदम उठाएगा, इट मीन्स वी नीड टू रेगुलेट एआई। अब इसमें अगर देखोगे पहले के आर्टिकल्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि यू हैव अ इथिकल एंड रेस्पॉन्सिव you need a ethical and responsive artificial intelligence. So implementation and use of AI without the necessary safeguard. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और विदाउट एनी वी कैन से कि जो होने चाहिए रेगुलेशन, तो इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप जैसा इंसान को यूज़ करके वीडियो मॉर्फ करके बहुत चीज़ें की जा सकती है, डीप फेक क्रिएट किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, वॉइस को फेक किया जा सकता है। आपकी वॉइस का सैंपल लेके सेम वॉइस क्रिएट करके किसी मतलब कोई कुछ भी कहलाया जा सकता है। ये चैलेंज है, और भी इसके कई चैलेंजेस हैं। खासतौर से क्रिएटिविटी एक बड़ा फैक्टर है। एआई मशीन के माध्यम से कुछ भी बना दिया, या कोई कंटेंट है वो लेकर आ गए चैट जीपीटी और इनके माध्यम से, और उसको कॉपीराइट करवा लिया। अब आपने तो कुछ नहीं किया ना, लेकिन आपने अपने नाम पे कॉपीराइट करवा लिया, तो यहाँ पे इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली कॉपीराइट के बारे में इस आर्टिकल के अंदर है। जैसे मान लो मैं कुछ लिखता हूँ, मैं किताब लिखता हूँ या मैं आर्टिकल लिखता हूँ, तो उसको मैं कॉपीराइट करवा सकता हूँ कि कोई और यूज़ ना करे उसको, वो किया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे हमारे लॉ क्या कहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसके लॉ क्या कहते हैं, तो उसमें दो पार्ट होते हैं, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। तो जिसको भी ऑथराइज़ किया जाएगा वो ह्यूमन होगा। अब क्रिएट नॉन ह्यूमन ने किया, मतलब मशीन ने किया, और आप अपने नाम पे ऑथराइज करवा लो कॉपीराइट, तो वो उस चीज़ को डिनाई करने की बात की गई है।
सो ओनरशिप एंड एनफोर्समेंट ऑफ वन ऑफ द मैनी एरियाज जहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। जनरेटिव एआई के माध्यम से, मिड जर्नी और चैट जीपीटी इनके माध्यम से आज के समय इमेज, वीडियोज़ और पता नहीं क्या क्या क्रिएट किए जा सकते हैं, और पेंटिंग टाइप क्रिएट किया और कह दो कि हमारा है, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। और अगर देखा जाए तो कई सारे लॉज, और इसमें से ऑनरेबल मतलब यूएस का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसमें कई एक केस चला था, उसके बाद यूएस के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसने कहा कि ह्यूमन क्रिएटिविटी एसेंशियल होता है कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपको कॉपीराइट चाहिए तो उसमें ह्यूमन क्रिएटिविटी है चाहिए। अब ये मशीन कुछ बना रही है और आप कह रहे हो मैंने किया है, तो वो चीज़ नहीं अलाउ कर सकते। और यहाँ जो टर्म ऑथर है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और कॉपीराइट एक्ट दोनों में है, उसमें नॉन ह्यूमंस इंक्लूडेड नहीं है। इट मीन्स इफ़ इट इज़ सैड कि ये मशीन है, इसने ये क्रिएटिविटी की है, या एआई बेस्ड क्रिएटिविटी टूल्स हैं, अब उसमें किसी ने कुछ बनाया और कह दिया ये मेरा है और इसमें मुझे कॉपीराइट होना चाहिए, तो उस क्लेम नहीं किया जा सकता। ये आपका हाईलाइट किया गया। सो इवन ये भी कहा गया कि इवन जैसे मान लो कोई रजिस्ट्रेशन कराता तो उसमें दे हैव टू मेंशन ये नॉन ह्यूमन के द्वारा है। इंडिया हैज़ नॉट अफेक्टेड एनी लेजिस्लेटिव चेंजेस, कॉपीराइट एक्ट 1957। इंडिया को भी चेंज करने की ज़रूरत है। ऑफ कॉपीराइट ऑफिस इग्नोर्ड ह्यूमन ऑथरशिप रिक्वायरमेंट। अब मान लो किसी ने किया भी, तो अब वहाँ पे इंडिया में तो जो वहाँ बैठे भी होंगे उनको थोड़ा सा अभी आइडिया भी होना चाहिए, अवेयर भी पड़ेगा सबसे पहले कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है कि लोग मतलब एआई मशीन का इस्तेमाल करके भी चीज़ें क्रिएट करके और उसका कॉपीराइट ले रहे हैं। तो पहले तो वो खुद अवेयर होंगे तब फिर बाद में लॉ चेंज होगा। सो ये जो मैटर है ना, कई कंटेक्स्ट में देखा जाए, जब ये इशू रेज भी किया गया तो कई बार फिर नोटिस भी जारी किया गया और बोला भी गया कि आपको ये हाईलाइट करना पड़ेगा कि जो भी आप कॉपीराइट करवा रहे हो ये इसमें नॉन ह्यूमन सेगमेंट है, ये चीज़ जो है वो हाईलाइट किया जाएगा। सो इंडियन कॉपीराइट ऑफिस वेबसाइट की बात करें, यहाँ पे किसी चीज़ को डिनाई इस बेस में किया गया था, लेकिन उसको उसके वेबसाइट पर अपडेट किया नहीं गया है कि इस चीज़ को डिनाई किया गया है बिकॉज इट इंक्लूडेड नॉन ह्यूमन पार्ट। तो इसमें थोड़ा सा हमारे लॉ में चेंज करने की ज़रूरत है और इसमें एक प्रोएक्टिवनेस लाने की भी ज़रूरत है। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है जो आईपीआर से रिलेटेड थी जुलाई 2021 में, इसमें भी कॉपीराइट एक्ट 1957 और पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर कहा गया कि जो भी ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं खास तौर से एआई जैसी चीज़ों को, उसको भी अपने एम्बिट में लेकर आना। क्योंकि देखो लॉ इतने पुराने हैं, 1957 1970 इतने 50 60 साल पुराने हैं। अब उस समय तो ये सब बना नहीं, तो उतना इमेजिनेशन नहीं था कि ये था कि भाई क्रिएटिविटी तो इंसान के द्वारा ही की जा सकती है, मशीन के द्वारा तो कैसे क्रिएटिविटी आएगी। लेकिन अब तो क्रिएटिविटी मशीन के द्वारा हो रही है और उसको आप कॉपीराइट करा रहे हो, पेटेंट करा रहे हो। तो इसके लिए क्या है कि आपको लॉ में चेंजेस करने की ज़रूरत है। इसको पार्लियामेंट्री पैनल ने भी कहा, आपका हाईलाइट किया गया। कुछ लेवल पे ये भी कहा गया, मतलब उसमें कि कॉपीराइट जो स्टैंडर्ड्स हैं पेटेंट्स के जो हैं उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है। बट यहाँ फ्लेक्सिबल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें एक एआई इनोवेशंस इकोसिस्टम की ज़रूरत है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि जैसे मान लो कोई चीज़ आया, उसका इस्तेमाल करके नया एक मान लो आप स्टार्टअप कोई में है उसका इस्तेमाल कर लिया और किसी ने कह दिया नहीं नहीं ये मेरा कॉपीराइट है। आपने बनाया नहीं है, आपने मशीन के माध्यम से उसको डेवलप किया, लेकिन आपने अपने नाम पे कॉपीराइट करा रखा है, फिर वो लीगल बैटल शुरू हो जाए। तो एक हमें एआई जो इनोवेशन इकोसिस्टम हमें जो डेवलप करना है, उसमें हमें देखना है कि जो लॉ है उसमें लॉ के अंदर हम नॉन ह्यूमन एस्पेक्ट को देखें, इंक्लूड करें। कॉपीराइट एक्ट या पेटेंट एक्ट है और अगर उसमें नॉन ह्यूमन एस्पेक्ट है तो उसमें हम इग्नोर कर सकते हैं कॉपीराइट या पेटेंट प्रोवाइड करना। ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर ये टॉपिक आपका बन जाता है। इसको देखते हैं, पॉलिटी का टॉपिक है। इसमें देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिलेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की है। जैसे एक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, एक कहानी के रूप में आप समझो। सपोज़ करो आपको एक पॉलिटिकल पार्टी एक्स है, उसके बारे में उसको आपको 10,000 रुपये देने हैं। तो रूल मतलब तरीका क्या है कि आप एसबीआई बैंक में गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए और वहाँ जाने के बाद आपने इलेक्टोरल बॉन्ड 10,000 का ख़रीदा और उसको ख़रीदा, 10,000 रुपये एसबीआई को दिया। वहाँ एसबीआई के अंदर आपका डिटेल थोड़ा बहुत आपको देना पड़ता है। फिर क्या होता है, फिर उस जो बॉन्ड है उसको लेके पार्टी ऑफिस में गए और दे दिया 10,000 रुपये। जो फिर वो बॉन्ड लेके जब जैसे जो बॉन्ड लेके पार्टी वाले जब जाएंगे एसबीआई में, तो 10,000 रुपये एक जो पार्टी का अकाउंट होगा एसबीआई के अंदर ही उस पे 10,000 रुपये जो है वो आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे।
ठीक है, जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये इसमें सेलेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी की बात किया कि सपोज़ करो इसमें ये कहा जाता है कि जो एसबीआई है वो किसी के डेटा को रिलीज़ नहीं करेगा, लेकिन अगर सरकार चाह ले तो ये जानने के लिए कि अपोजिशन पार्टी को फंडिंग कौन कर रहा है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड, तो वो पता कर किया जा सकता है, क्योंकि डेटा तो है ना बैंक के पास। तो इसको कहा गया कि ये एक सेलेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी है, मतलब कोई सरकार को फंडिंग कर रहा है तो उसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन अपोजिशन को अगर मान लो फंडिंग कर रहे हैं तो उसकी जानकारी लेके और फिर उस पर मान लो अब पॉलिटिकल कोई लेवल पे है कि ठीक है कैसे मदद कर रहा है, ये तो हमारे साथ है, मदद कैसे कर रहा है, और फिर उसके ऊपर एक्शन किया जाए या कोई एजेंसी का इस्तेमाल किया जाए, देयर इज़ दिस पॉसिबिलिटी। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी को बहुत फुल प्रूफ होना पड़ेगा। तो अगर सपोज करो यू आर राइटिंग ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड, तो वहाँ पे आप इस ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो टर्म यूज्ड है दैट इज़ ऑफ द सेलेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी, इस टर्म को आप इस्तेमाल कर सकते हो वाइल एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या हैं, ये मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। चेक के माध्यम से खरीदा जा सकता है बैंक में, ये सब बॉन्ड कर दिया मैंने, एक्सप्लेन कर दिया, लिखा भी हुआ है। इसके बाद डोनेशन में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, है ना, जो फंडिंग मैकेनिज़्म है उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। रिसिपिएंट जो भी है उसमें ये खास तौर से जो डोनेट करते हैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, रिवील आपकी नहीं होगी। उसके बाद कैश सिस्टम से मूव किया जाएगा, कहाँ से कैसे पैसा आ रहा है ये भी है। और 15 दिन के अंदर बाइंग सेलिंग सारा जो है, मतलब आपने बैंक से ख़रीदा, फिर उसने आपने पार्टी में दिया, पार्टी ने फिर से बैंक में वो बॉन्ड दिया, उतना पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया पार्टी के। अब ये नहीं कि इंडिविजुअल के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसमें इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज्ड एक बैंक अकाउंट होगा पार्टी का एसबीआई के अंदर, या जो बैंक है उसके अंदर, वहीं पैसा ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट देखते हैं यूपीएससी टाइटन रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट पुलिस चीफ। ये एक पॉइंट आपका आ गया है, तो ये आप पॉलिटी के अंदर अगेन आप नोट कर सकते हो। तो डीजीपी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो डीजीपी के अपॉइंटमेंट के लिए जो रूल लेकर आया गया है नया, उसमें ये है कि जैसे मान लो होता क्या है जनरली कि कोई पर्सन रिटायर होने वाला है और उनको तुरंत मान लो 1 महीना बचा और उनको डीजीपी अपॉइंट करके फिर उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो कोई जो भी स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग जो पार्टीज पावर में हैं उनके द्वारा भी रूल्ड जो स्टेट्स हैं उनमें भी ये देखने को मिला है कि उनके फेवर में कोई है या कोई पसंद है तो उसको भले वो रिटायर हो गए तो उनको बना दिया जाएगा, फिर उसके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया जाए। इसको दूर करने के लिए ये चीज़ कही गई कि अगर किसी को डीजीपी अपॉइंट करना है तो एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम पीरियड होना चाहिए रिटायरमेंट में, मतलब 6 महीना हो जाना, 6 महीने बाद ही रिटायर हो। तो एटलीस्ट अगर जब आप उनको अपॉइंटमेंट देते हो तो 6 मंथ का टाइम पीरियड होना चाहिए, 6 मंथ तक तो एटलीस्ट वो काम कर सकते हैं। दूसरा इसमें यह भी कहा गया कि अगर सपोज करो कि जो भी प्रोफाइल है, जैसे कुछ नाम रिकमेंड यूपीएससी के द्वारा किया जाएगा, उसमें खास तौर से ये देखना, मान लो जो भी ऑफिसर सेंट्रल डेपुटेशन में है तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, है ना, ये चीज़ भी कहा गया। और ऑन सेंट्रल डेपुटेशन फॉर स्टेट डीजीपी इफ़ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इट विल नॉट बी पॉसिबल टू रिलीव द ऑफिसर। तो अगर ऑफिसर का नहीं, यहाँ पे अगर होम मिनिस्ट्री ने कह दिया कि नहीं रिलीव नहीं कर सकते तो फिर उनको इंक्लूड नहीं आपका किया जाएगा। तो ये खास तौर से एम क्या है कि जो फेवरेटिज़म है, जो रिटायर होने वाले हैं उनको फेवरेटिज़म प्रोवाइड करना, तो उसको दूर करने के लिए कदम आपका उठाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, मिसट्रस्ट एवरीवेयर एंड रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट नोवेयर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे ये 10 नंबर का प्रश्न है, आपको सोचना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के कंटेक्स्ट में आपको देखना, जैसे ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया सेलेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड में कहा जाता है कि इसमें ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है, कैसे कि भाई कोई गया और ख़रीद लिया, बॉन्ड्स खरीद के पार्टी को दे दिया और फिर सर्टेन लेवल पे जो है आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करना है। ये सब चीज़ें, सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो यहाँ पे इसको सोच कर 10 नंबर में आपको लिखना है। सौरभ पांडे CSC ऐप डाउनलोड करना है आपको, आकलन सीरीज़ ज्वाइन करो, वहाँ पे अपने आंसर को अपलोड कर दो। आकलन सीरीज़ ज्वाइन करने के बाद क्वेश्चन रात को आएगा, 10:30-11 बजे अपलोड हो जाता है, तो आप अपना आंसर लिख कर रखो, तुरंत अपलोड कर दो। अपलोड आप यूपीएससी पेज पे ही करें और आप फिर आपका आंसर इवेलुएट हो जाएगा। अब लिखने पे फोकस करो, आंसर चेक हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके आंसर सारे चेक हो रहे हैं। प्रीलिम्स का टेस्ट मतलब अभी इस संडे को होगा, तीसरा टेस्ट, 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो तीसरे टेस्ट से पहले वो जो 2 टेस्ट होने हैं वो ज़रूर से आप लोग अटेम्प्ट करें। टोटल 50 टेस्ट हैं, प्राइस 499 इसका रखा गया है।
तो 50 टेस्ट हैं, एडवांस करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसको मिस प्लीज़ ना करें, इसको बहुत सीरियसली लें इस टेस्ट को। और इस सेशन का PDF आप चाहो तो सौरभ पांडे UPSC नाम से जो टेलीग्राम चैनल है इस पर आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।